हेलो गाइस, सिविक्स में आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना डेमोक्रेसी इन एक्शन। आपने प्रीवियस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। डेमोक्रेसी क्या है और किस तरह से हमारे कंट्री में अप्लाई हुई है, स्टार्ट हुआ, लेकिन इंडिया में किस तरह से ये वर्क करती है डेमोक्रेसी। आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें कि पर्सन जो है, जो सिटीज़न हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा राइट मिले होते हैं। एक तरह से इनडायरेक्ट में वही इसको गवर्न करते हैं। तो अगर हम इलेक्शन की बात करें, इंडिया में एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन हील्ड होते हैं। और एवरी 5 ईयर्स क्या होता है कि हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं, उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स फिर क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट करती हैं। वो अपने आप को फ्यूचर प्लानिंग बताती हैं कि आपके लिए क्या करेंगे। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जो उसने वर्क किया है उसके बारे में आपको बताती है, इन्फॉर्मेशन देती है। और फिर जिस पर्सन को, जिस पार्टी को आप चूज़ करते हैं, आप उस पार्टी के लिए वोट करते हैं। इस तरह से आप जो है डेमोक्रेसी फॉर्म में गवर्नमेंट का एक पार्ट बनते हैं, यानी कि गवर्नमेंट आपके वोट से ही बनती है। अब बात आती है हमारी इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आप कई जगह वर्ड पढ़ेंगे। ये है क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मीन्स होता है मताधिकार, मीन्स जो आपका वोट है, आपका वोटिंग राइट। फ्रेंचाइजी मीन्स वोटिंग राइट। एडल्ट मीन्स, अब एडल्टिंग एज हर एक कंट्री में डिफरेंट है। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 18 ईयर्स है, यानी कि जो अबव 18 ईयर्स पर्सन हैं वो वोट करने के लिए एबल हैं, वो वोट कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन में। अब बात आती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है? अब इसमें क्या है कि जो हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ने, जितना आप ये सोचिए बेस्ट क्वालिटी थी, उसको चूज़ किया है। The right to vote is given to all adult citizen of country without any discrimination। बिना किसी भेदभाव के जो एडल्ट पर्सन है वो वोट कर सकता है इसमें। अब बहुत जगह ऐसे हैं कि कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, एजुकेशन के बेस पर स्टार्टिंग में वोटिंग होती थी कि उन्हें वोटिंग राइट्स मिलता था, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें अगर आप अबव 18 ईयर्स हैं तो आप वोट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपका रिलीजन क्या है, आप किस रीजन से आते हैं, कास्ट, सेक्स, प्रॉपर्टी, लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें कोई मायने नहीं रखती। रिच, पुअर, आपकी कैटेगरी जो भी है, अगर आप अबव 18 ईयर्स हैं तो इंडिया में रहकर आप वोट कर सकते हैं। इट मीन्स यू हैव अ वोटिंग राइट। इसके बाद आता है कि अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का बेस क्या है? इसका बेस है हमारा रिप्रेजेंटेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हर एक लेवल पर आपका रिप्रेजेंटेशन होना। वोटिंग एज, अब इंडिया में वोटिंग एज क्या है? वोटिंग एज है हमारे यहाँ 18 ईयर्स। अबव 18 ईयर पर्सन, 18 साल से जो ऊपर के हैं इंडिया में, वो किसी भी इलेक्शन में अपना वोट डाल सकते हैं या उनको वोटिंग राइट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉलोज द प्रिंसिपल। बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉलो करती है इंडिया में। जैसे हमारा है 1 पर्सन 1 वोट। 1 पर्सन 1 वोट क्या है कि एक व्यक्ति के वोट को एक ही माना जाएगा। अब आप कहेंगे ये कौन सी नई चीज़ है भाई? अगर एक पर्सन है तो उसको एक ही में काउंट किया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको रेफरेंस में बताऊंगी कि बहुत सारे आपके इस्लामिक कंट्रीज भी ऐसे हैं जो कि फीमेल को कहीं तो वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ है, और अगर कहीं वोटिंग राइट है फीमेल को तो उसका ये है कि 2 फीमेल का मिलाकर 1 वोट काउंट होता है, यानी वहाँ 1 पर्सन 1 वोट पॉलिसी अप्लाई नहीं होती। तो हमारे इंडिया में जो पॉलिसी अपनाई गई है वो क्या है? 1 पर्सन 1 वोट, कि एक पर्सन के वोट की कीमत एक ही होगी, चाहे वो मेल फीमेल हो, रिच या पुअर हो, एजुकेशनल हो या अनएजुकेटेड पर्सन हो, सबकी सेम है। द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट इस्टेब्लिश टू एंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी। अब ये हमारी क्या दिखा रही है
कि पॉलिटिकल लेवल पर हम सभी पर्सन इक्वल हैं, है ना। वहाँ ये नहीं है कि भाई इलिटरेट पर्सन है इसको कम पता है, या ये किसी अदर कास्ट का है तो उसको अलग पता है, कुछ कम पता है, या रिलीजन चेंज है, नहीं। अगर वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है अपनी एज के तो उसको वोटिंग राइट है सभी जगह। अब बात करते हैं हम इसमें कि डेमोक्रेसी की, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अदर कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ की इस तरह से नहीं होता। अब डेमोक्रेसी जो स्टार्ट हुआ था, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, ये यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट हुआ था। फ्रांस वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है जहाँ की डेमोक्रेसी सिस्टम अप्लाई हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में जिसे हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के बाद में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद में पर्सन को वोटिंग राइट तो मिला, लेकिन वोटिंग राइट वो बहुत चेंजेस थे, जैसे कि उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, फीमेल को वोटिंग राइट नहीं थे, एक्सेप्ट दे आर सो ऑन रूल्स रेगुलेशन। वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से वहाँ इक्वलिटी नहीं थी डेमोक्रेसी सिस्टम में। एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, ये चीज़ें क्लियर की गई। लेकिन जब इंडिया ने डेमोक्रेसी फॉर्म को अप्लाई किया अपनी कंट्री में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर था कि वहाँ इक्वलिटी ही मेन बेस है, यानी कि हर पर्सन को इक्वल राइट मिलेगा। अब वोट का मतलब ये नहीं है कि आप गए, आपने जो है वोटिंग की और बस, लेकिन ये वोट जो है आपका बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। आप कोई भी अपने कंट्री को लेकर डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज यू हैव अ वोटिंग पावर, आपके पास वोटिंग पावर है। बहुत सारे ऐसे कंट्री थे कि जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ जो है फीमेल को ही वोटिंग राइट नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहाँ कलर बेस्ड था। हमारे इंडिया में तो कास्टिज्म है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ कलर बेस्ड होता है कि जो वाइट पर्सन हैं, जो गोरे लोग होते हैं, उनको ज़्यादा राइट मिले हुए थे, और जो ब्लैक पर्सन थे उनको राइट कम थे। तो स्टार्टिंग में अमेरिका भी ऐसा था कि जो ब्लैक पर्सन है उनको वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। वहाँ भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो ये इक्वलिटी आई कि जो वाइट पर्सन थे उनके जैसे राइट ब्लैक पर्सन को भी वहाँ पर मिले हुए थे। न्यूजीलैंड वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री ऐसा है जिसने कि यूनिवर्सल फ्रेंच एडल्ट फ्रेंचाइजी को सबसे पहले उसने एक्सेप्ट किया था। ये किया था उसने 1893 को। सबसे पहले जो इस फॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबसे पहले कहाँ पर अप्लाई हुई थी? न्यूजीलैंड में इसको अप्लाई किया गया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे टाइम बाद ये अप्लाई किया गया। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि इसके लिए उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल की। अगर हम बात करते हैं इसमें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका को सबसे बाद में, यानी कि 1994 को वहाँ जो है जो इलेक्शन हुए थे उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अप्लाई की गई थी। जो मैंने आपको इतने सारे ये रेफरेंस बताए, इन कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रगल हुआ, उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई हुई। लेकिन हमारे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इंडियन गवर्नमेंट बनी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें सभी को इक्वल रखा गया, सभी पर्सन को इक्वल राइट दिए गए। अब हम बात कर रहे हैं इसमें इलेक्शंस। अब आप जानते हैं कि वोटिंग कब होती है? इलेक्शन में। जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस क्या हैं? अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एवरी 5 ईयर्स, हर एक 5 साल बाद इलेक्शन हील्ड होते हैं। जो आप गवर्नमेंट चूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट 5 साल तक, 5 ईयर तक वर्क करती है। आफ्टर 5 ईयर जब उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन फिर एक डेट डिक्लेयर करता है इलेक्शन की, और इलेक्शन के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी कैंपेनिंग में लग जाती हैं, वो प्रचार में लग जाती हैं, वो आपको अपनी पॉलिसीज़ बताती हैं, अपनी फ्यूचर पॉलिसी की। अगर आप उनकी पार्टी को वोट देते हैं या उनकी पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है तो वो आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट होती है उसका क्या काम है कि वो अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो उसने आप लोगों के लिए अप्लाई की हैं 5 ईयर में, वो अपने 5 ईयर के वर्क को आपके सामने रखती है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रही है, आप दोबारा भी आफ्टर 5 ईयर्स उसको चांस दें, या जो अदर पॉलिटिकल पार्टी है आप उनको चांस दें। तो ये किसके ऊपर डिक्लेयर करता है? वोटर्स के ऊपर, है ना। तो ये है हमारी पावर ऑफ वोट कि आप जिस पार्टी की चाहें उस पार्टी की गवर्नमेंट बना सकते हैं, और जिस पार्टी को आप लाइक नहीं करते, पार्टी को लाइक करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर्सन को लाइक या डिसलाइक कर रहे हैं, मीन्स पॉलिसी ऑफ द पार्टीज, है ना। आप उस पार्टी की पॉलिसी से एग्री हैं या नहीं हैं, इसके बेसिस पर वोट किया जाता है। अब जब वोटिंग की बात आई है, इलेक्शन की बात आई है, तो ये इलेक्शन कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वर्क है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना एवरी 5 ईयर्स। और इलेक्शन कमीशन जो है अपने आप में एक फ्री संस्था है, मीन्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, कोर्ट का, किसी भी, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इसमें कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसकी? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जो हमारे लिए वर्क करता है उसकी क्या क्या जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस थ्रू विच द फ्री विल ऑफ पीपल इज एसेटेड, मीन्स कि उसका काम क्या है कि एक फ्री फॉर्म में, यानी कि बिना किसी दबाव में, बिना किसी के प्रभाव में आकर अपना वर्क करना और एक वैलिड तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना। ये किसकी ड्यूटी होती है? इलेक्शन कमीशन की इंडिया में। अब इंडिया में लोकसभा जो है हमारी, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी, तो उसकी बहुत सारी लोकल बॉडीज़ होती हैं। लोकल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं उसकी? जैसे कि हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटीज़, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। तो ये सारी, अब इन सब में भी इलेक्शन कराना, ये जितनी भी मैंने आपको नाम लिए हैं, इन सब में भी इलेक्शन होते हैं ये, और इलेक्शन बॉडी में ही आते हैं सब। वही प्रोसेस है इलेक्शन का कि जो इलेक्शन कमीशन है वही इसमें इलेक्शन कराता है, और उसका काम क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। अब इंडिया का जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसका जो चीफ होता है, जो उसका हेड होता है, उसके हेड को क्या कहते हैं हम? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमीशन का हेड है क्या कहलाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसका वर्क क्या होता है? ओनली कंडक्शन द इलेक्शन की। उसका काम, उसकी ड्यूटी यही है कि वो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को फेयरली कंडक्ट कराए या देखे। तो ये तो थी आज आपकी इसमें जो आपने पढ़ा, एक तो जो इंडिया में डेमोक्रेसी फॉर्म है, किस तरह से एडल्ट फ्रेंचाइजी अप्लाई की गई हमारे इंडिया में होती है, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन अपना वर्क करता है। दूसरा, अब उसकी जो और ड्यूटीज़ हैं इलेक्शन कमीशन की, वो क्या हैं? जैसे कि हमारा है इसमें इलेक्शन कमीशन, उसका काम क्या है कि डेट फिक्स करना इलेक्शन की, उसको फिक्स करना और उसको अनाउंस करना। ये काम कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती। जो ये नहीं है कि पावर में गवर्नमेंट है वो करेगी अनाउंसमेंट, नहीं। जो इलेक्शन अनाउंसमेंट होता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है, और वही डेट डिसाइड करती है कि कौन सी डेट में इलेक्शन होगा। सेकंड काम क्या है उसका? इट एंश्योर्स द इलेक्शंस आर हेल्ड इन द प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर में मतलब कि फेयरली इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए, बिना किसी कोई अपनी गलत पावर का यूज़ ना करे, कोई अपने पैसे का यूज़ ना करे उसमें, उस सब की भी जो है रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन लेता है। थर्ड है, इट प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट जो बनती है, जिसके बाद हम जो है वोटिंग करते हैं उसमें, तो जब हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम होगा, जब भी हम वोटिंग करेंगे, तो वो लिस्ट प्रिपेयर कराना भी इलेक्शन कमीशन का वर्क है। नेक्स्ट है, इट डिटरमाइंस कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको डिवाइड करना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है। दूसरा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। उसका काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उनको अप्रूव करना और उनको जो सिंबल्स हैं अलॉट करना। अब सिंबल्स कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का क्या है? हेड
हाथ का पंजा उसका। बीजेपी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का क्या है, कमल का फूल। ऐसे ही जो अदर्स पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, तो उन लोगों को जो ये सिंबल होते हैं ये भी हमारा इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड कराता है। दूसरा, कोड ऑफ कंडक्शन, जो कंडक्ट कोड होता है पार्टीज़ का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और कैंडिडेट का, तो वो भी डिसाइड हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। ये सारी चीज़ें किसके उसमें आ गई थी, अंडर कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इट्स क्लियर।